नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को लेकर की एसओपी जारी। अब रोजाना सिर्फ 2650 सिलेंडर ही होंगे वितरित। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए लिया गया फैसला। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और रिजॉर्ट को प्राथमिकताएं भी दी गई हैं। फार्मा, डेयरी, गेस्ट हाउस और होम स्टे को भी सप्लाई। तेल कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल करेगी वितरित। तो जिलों के हिसाब से तय हुआ सिलेंडरों का कोटा। आपूर्ति की जानकारी डीएम को देनी होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर इसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो डीएम करते हुए नजर आएंगे। चारधाम यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए ये बड़ा फैसला भी लिया गया है। 2650 सिलेंडर डेली वितरित किए जाएंगे। जिलों के हिसाब से पूरा कोटा तय होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर फार्मा, डेयरी, गेस्ट हाउस और होम स्टे को भी सप्लाई की बात कही गई है। तेल कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल ही वितरित करेगी सिलेंडर। तो जिलों के हिसाब से सिलेंडरों का कोटा भी अब तय किया गया है। आपूर्ति की जानकारी डीएम को देनी होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से निगरानी डीएम करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को लेकर एसओपी भी इस दौरान जारी कर दी है। अब रोजाना सिर्फ 2650 सिलेंडर ही वितरित होंगे। तो चारधाम यात्रा सीजन और पर्यटन सीजन को देखते हुए यह बड़ा फैसला भी राज्य सरकार की ओर से लिया गया है और इसको लेकर एसओपी भी जारी कर दी गई है। तो फार्मा, डेयरी, गेस्ट हाउस और होम स्टे को भी सप्लाई दी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है सिलेंडर्स को लेकर? किस तरह की अब चर्चाएं हैं, कैसे ये सिलेंडर मिल सकते हैं? और जैसा कहा गया है कि 2650 ही पर डे जो सिलेंडर है वो वितरित किए जा सकते हैं। देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार ने कमर्शियल एलपीजी को लेकर एसओपी जारी की है और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि रोजाना जो है 2650 सिलेंडर ही वितरित होंगे। यानी कि जो कमर्शियल एलपीजी है उसके सिलेंडर जो है वो 2650 सिलेंडर ही वितरित किए जा सकेंगे। और इसको लेकर के जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, चाहे धाम यात्रा की बात हो, पर्यटन सीजन है, उसको देखते हुए होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, रिजॉर्ट को प्राथमिकता के साथ इसमें रखा गया है। फार्मा, डेयरी, गेस्ट हाउस, होम स्टे की सप्लाई हो, उसके साथ साथ जो है पूरा ध्यान रखा गया, क्योंकि पर्यटन सीजन आने वाले वक्त में चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होगी, तो इसलिए इस पर पूरा ध्यान रखते हुए 2650 सिलेंडर की वितरित रोजाना हो, इसके लिए जो है तेल कंपनियों को भी जो है लिखा गया है। इसके लिए जिस तरह से देखा जाए कि जिलों के हिसाब से ये तय किया गया है कोटा की, और जो जिले हैं उनमें जो है 2650 के हिसाब से कोटा तय रहेगा और वहां के जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चितता करानी होगी कि आखिरकार कहां कहां पर जो है आज वितरण किया गया है, ताकि उसकी जानकारी जो है जिलाधिकारी कार्यालय तक रहे और उनको ये जानकारी हो सके कि किस ढाबा, किस होटल, किस जो रेस्टोरेंट है वहां जो है ये आपूर्ति हो चुकी है, और ताकि पर्यटन प्रभावित ना हो। और खासतौर पर चाहे वो उत्तरकाशी जिला हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग जिला हो, ऋषिकेश हो, इलाका हो, चाहे हरिद्वार की बात हो, तो इनमें खासतौर पर इसकी आपूर्ति के लिए विशेष फोकस रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि पर्यटन सीजन है और इसके साथ साथ चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो किसी तरह की आपूर्ति में कोई समस्या ना आए उसके लिए निर्देश दिए गए हैं और एसओपी जारी की गई है। लेकिन अभी योगेश, किस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही है? क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि गैस सिलेंडर के लिए काफी मारामारी जो है वो अभी भी नजर आ रही है। देखिए, अभी भी अगर देखा जाए तो तस्वीरें उसी तरह की हैं, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बुकिंग के कम से कम 8 दिन के बाद जाकर के डिलीवरी मिल रही है। और अगर देखा जाए तो सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिलीवरी में दिक्कत जिस तरह से आ रही है वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब जो है वो लोगों के सामने बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इसमें किस तरह सुधार किए जाते हैं उसके लिए लगातार जो है प्रयास किया जा रहा है। जो मुख्य सचिव आनंद वर्धन है उन्होंने भी इसको लेकर के समीक्षा बैठक की है। इसमें जो है पर्याप्त उपलब्धता हो गैस की, उसके लिए कहा गया है। उसके साथ साथ उपभोक्ताओं को समय से आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, कालाबाजारी, जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक और एसओपी सरकार जारी कर रही है, तो दूसरी ओर मुख्य
सचिव बैठक लेकर कालाबाजारी रोकने के लिए उस पर कड़ी कार्रवाई हो, उसके निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर जबरदस्त उत्साह। सिर्फ एक हफ्ते में 5.18 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। केदारनाथ के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराया पंजीकरण। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए भी तेजी से बुकिंग हुई है। तो 19 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा 2026। सबसे पहले खुलेंगे यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट। 22 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। तो वहीं 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों को सम्मान देने की दिशा में विकासनगर से एक बड़ी पहल सामने आई है। यहां तहसील परिसर में जल्द ही आंदोलनकारियों को शहीद स्मारक बनाया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अधिकारियों और आंदोलनकारियों के साथ प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर स्मारक निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। दरअसल पिछले साल उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यानी 9 नवंबर 2025 को विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने विकासनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक बनाने की भी घोषणा की थी। इसी घोषणा के क्रम में सोमवार को विधायक ने विकासनगर तहसील परिसर में अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण भी किया है। ये हमारा एक कमिटमेंट था इस क्षेत्र के राज्य आंदोलनकारियों से, और हमारा कर्तव्य भी है, हम ड्यूटी बाउंड है कि जिन लोगों ने राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादतें दी, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, उनको हम क्या दे सकते हैं। कृतज्ञता पूर्वक हम उनका स्मरण करें बार बार, उनके बलिदान गाथा को हम आगे के पीढ़ियों के लिए संरक्षण कर सकें, आने वाले पीढ़ियों को वो मार्गदर्शन करें, और हमेशा उत्तराखंड राज्य के लोगों को हमेशा ये स्मरण होता रहे कि जिस राज्य के, नवनिर्मित राज्य के सुख सुविधाएं लाभ उठा रहे हैं, उसके बुनियाद में अपना जीवन बलिदान करने वाले ये उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं। गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाए जाने को लेकर यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर के नेतृत्व में नरेंद्र नगर पहुंचकर नगर के मुख्य मार्गों पर जुलूस प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित भी किया। वहीं यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर ने कहा है कि उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही पृथक राज्य बनाने के लिए हुआ और जब तक पृथक राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बनाई गई तब तक उत्तराखंड क्रांति दल का आंदोलन जारी रहेगा। बोलना तो आज बड़ी एक हमारी वो हो गई है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने ये राज्य बनाया, किस मकसद से बनाया, किस तरह साथ में देकर के बना। और आज का जो ये भाजपा की सरकार है, ये जो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट समझ करके यहाँ पे आपके गैरसैंण वगैरह में जाकर के और उसको होटल का वो दे रहे हैं, दर्जा दे रहे हैं कि इसको होटल बनाया जाए। मैं उन लोगों से सीधा कहना चाहूँगा कि गैरसैंण हमने राजधानी तब आज नहीं मांगी, गैरसैंण हमने जो है तब मांगी थी जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ था, उस समय ने प्रस्ताव किया था। और उसी समय में जब यहाँ पे जो इन्होंने अस्थायी रूप से जो वहाँ पे खाली पिकनिक स्पॉट्स के रूप से जो इसको यूज किया जा रहा, उसके संबंध में, उसके विरोध में हमने आज जो है एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन जो है राज्यपाल महोदय को भेज दिया है कि अस्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। और जब तक अस्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार से आंदोलन करते रहेंगे और मजबूर कर देंगे आप लोगों को गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए। और ये जो होटल की बात कर रहे हैं, तो होटल बनाए ना आप लोग देहरादून में जितने भी है, जो आपके कमिश्नरी बना के, जो आपके सचिवालय बना के, जो तमाम आपके जो राजधानी का जो अड्डा बना का, वहाँ पे होटल खुलवाया हुआ बहुत बढ़िया चल सकता है, वेडिंग पॉइंट चल सकता है। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गैरसैंण राजधानी के तब दिन लेगा, हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। लोग ये कहना चाहते हैं, जब से भी उत्तराखंड की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी 1979 से, हमारी एक ही मांग है, 1992 में हम गैरसैंण में राजधानी का शिलान्यास करके आ गए।
और हमारी तर्ज पर भाजपा और कांग्रेस ने जब जब भी सरकार बनी उनकी, तो उन्होंने हमारी मांग को ही समर्थन दिया है कि गैर सैनी राजधानी होगी। लेकिन उनकी बेईमानी के कारण वो जनता के साथ में छलावा कर रहे हैं और हमारी बात को आगे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको श्रेय लेने के मूड में है। और जनता को आज तक न गैर सैन राजधानी अस्थायी राजधानी घोषित हुई, बल्कि जब भी गैर सैन के नाम पर जाते हैं सारे नेता पिकनिक मिला करके वापस आ जाते हैं। जन भावना के अनुरूप कोई भी काम आज भी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कल परसों में जो व्यवहार हमारे विधायकों के गैर सैन के अंदर रहा, वो बड़ा शर्मिंदा है। पूरी जनता ने देखा, पूरे उत्तराखंड के लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से ये आपस में टोका टाकी कर रहे थे, विकास के लिए कोई भी इनके पास कोई महाप्रूफ नहीं था। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और आज भी छलावा की नीति करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं जब तक अस्थायी राजधानी गैर सैन में नहीं बनेगी, उत्तराखंड क्रांति दल किसी भी हालत में चुप तब तक नहीं बैठेगा। ये चाहते हैं कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ी में होनी चाहिए और गैर सैन में ही होनी चाहिए। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक स्थायी राजधानी गैर सैन ना हो, तब तक हम लगे रहेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल तब तक बैठेगा नहीं। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर एक पूर्व थानाध्यक्ष को निलंबित किया गया, जबकि 1 साल से ज़्यादा समय से लंबित विवेचनाओं पर संबंधित विवेचनाओं के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए गए हैं। एसएसपी ने ओवरलोडिंग, अवैध खनन, नशे की तस्करी और अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही त्योहारों और पर्यटन सीजन को देखते हुए कानून व्यवस्था, सत्यापन अभियान और यातायात व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। रुड़की में कप्तान नवनीत सिंह के नेतृत्व में अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। कोतवाली गंगनहर पुलिस ने टीम के साथ फैक्ट्री पर छापेमारी कर आरोपी को हिरासत में लिया है। मौके से टीम ने 6 अवैध तमंचे, अधबने पिस्टल और राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उनका पुश्तैनी काम खराद का है। इसी का फायदा उठाते हुए वो अपनी वर्कशॉप में मशीनों के जरिए डाई बनाने की आड़ में अवैध तमंचे और पिस्तौल तैयार कर रहा था। ये मुखबिर से सूचना मिली थी पुलिस को, गंगनहर पुलिस को, और जब यहाँ पे रेड की गई तो ये सुनारा रोड पे जेपीएस टोटल सॉल्यूशंस लिमिटेड करके एक वर्कशॉप है, उस पर दबिश दी गई। तो यहाँ जावेद एक अरेस्ट हुआ है और ये सिविल लाइन्स रुड़की कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ पे अवैध असला बनाने का काम कर रहा था। और जो फिलहाल वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले औजार और एक खराद का काम करता भी था पहले, जो मशीन वर्क्स का था, तो उसी की आड़ में ये कर रहा था। और इसमें काफ़ी सामग्री मिली है जो कि वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अतिरिक्त इसने 6 तमंचे जो रेडी किए हुए थे वो, एक पिस्टल जो कि अभी आधी बनी हुई थी, एक 22 की राइफल मिली है और इसके अलावा 41 जो हैं वो कार्ट्रिज के केसेस मिले हैं और 9 लाइव कार्ट्रिजेस मिले हैं अलग अलग बोर के। तो आर्म्स एक्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इसने कहाँ सप्लाई किया है और इसके कहाँ मार्केट थी, कहाँ ये वेपन को देता था। ये एक तरीके से अवैध असला बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री चला रहा था। तो इसके साथ जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और सीसीटीवी के माध्यम से और बाकी और थानों से इसके आपराधिक इतिहास की भी पुलिस जानकारी कर रही है। जिले के ढकना बडोला निवासी उमेश जोशी उर्फ सोनू का शव 5 मार्च को भैरवा टैक्सी स्टैंड के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। पुलिस ने शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम भी कराया। मृतक की बहन ममता जोशी ने इसे हत्या का मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग भी की थी। उन्होंने डीएम चंपावत को ज्ञापन सौंपा, जिस पर डीएम ने एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। ममता जोशी का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ स्थानीय लोग उसके भाई के साथ जाते दिख रहे थे, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी है। होता रहेगा, हाँ, उसका न्याय होता। जब आंखों के सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे देखिए, हमारी पहली मांग ये है कि जो हमें कोतवाल सर, चंपावत, बीएस बिष्ट जी द्वारा हमें दिखाई गई थी सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक रिंकू तड़ागी बोले तो उर्फ राकेश तड़ागी, जिसकी दुकान में अवैध धंधा किया जा रहा है, जो अलग अलग जगह से ड्रग्स बोले तो दम बोले या ड्रिंक वाइन उन चीज़ों की सप्लाई करता है। रात को 12-1 बजे तक बंदा दुकान खोल रहा है और लोगों को इस चीज़ में अपना शिकारी बना रहा है। मैं देख रही थी, हमने खुद अपनी सीसीटीवी फुटेज में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो कैसी कैसी जगह से ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल करके लोगों को सप्लाई कर रहा है।
लोगों को दे रहा है और अपनी उन चीज़ों का शिकार बना रहा है। हमें उसकी दुकान बंद चाहिए। जो वो गैर कानूनी दुकान लेकर के बैठा है, उस दुकान को बंद करके उसे जेल में होना चाहिए। मगर वो आज खुलेआम लोगों से बोल रहा है कि मेरा तो इसमें हाथ नहीं है। भाई, जब हमें क्या पता चल रहा कि किसने क्या किया था? हमने तो जो सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखाया गया है PS बिष्ट जी द्वारा, हमने वही देखा। और हम ये बात जानते हैं कि मेरी माँ ने एक बेटा बना के पैदा नहीं करके एक बेटी बना के पैदा किया, मगर गुण सारे बेटे वाले दिए है। और मैं अपनी माँ को न्याय दिला के रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान दे करके यहाँ पे धरना रोज देना पड़ जाए, मैं धरना दूंगी और अपनी माँ के लिए इंसाफ ला के रहूंगी। देहरादून में प्रेस वार्ता कर विपक्ष ने आरोप लगाया कि पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा से सरकार बसती रही और सरकार ने संसदीय मूल्यों को कुचलने का काम भी किया। इसके साथ ही धामी सरकार के 1,11,000 करोड़ के बजट पर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में हुए बजट सत्र के बाद देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस वार्ता की और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि गैरसैंण बजट सत्र में लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण वाले दिन ही बजट पेश करना स्थापित संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है। उन्होंने बजट पर चर्चा के दौरान सदन में मंत्रियों और भाजपा विधायकों की बेहद कम मौजूदगी को जनता के प्रति जिम्मेदारी का अभाव बताया। जो अंतिम बजट सत्र था, संसदीय जो मूल्य है, संसदीय जो परंपराएं हैं, हम लगातार कहते रहे कि इन्होंने उन परंपराओं को हमेशा उल्लंघन किया है। स्पष्ट है कि सदन नियमों से, स्वस्थ परंपराओं से और कार्य संचालन नियमावली से संचालित होता है। संविधान की विभिन्न धाराओं से संचालित होता है। लेकिन लगातार और इस बार भी उन संसदीय मूल्यों की, परंपराओं की, कार्य संचालन नियमावली की अनदेखी की गई। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रथम दिन और उस दिन की वित्त मंत्री बजट पेश करें, ये पहली बार इस उत्तराखंड की विधानसभा में देखने को मिला है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि विकासनगर, मसूरी और यमुना कॉलोनी में सरकारी और सिंचाई विभाग की कीमती जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष ने स्पष्ट किया कि 1.11 लाख करोड़ के बजट के साथ ही राज्य पर कर्ज का भार भी बढ़कर लगभग 1.08 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में चर्चा से बचने और केवल अपना एजेंडा चलाने का आरोप चढ़ा। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार 50% से ज्यादा बजट खर्च नहीं कर पा रही है। यहाँ के जमीनों को खुर्द-बुर्द करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिसके बारे में हमने सदन में माननीय शीतल सिंह जी ने, हमारे काजी साहब ने, सभी साथियों ने जो तरीके से आवाज उठाई। विकासनगर जल विद्युत परियोजनाएं वहाँ के काश्तकारों से 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने काश्तकारों से अनुरोध किया और जमीनें उपलब्ध कराई। और वो जमीनें आज, जिसकी सिंगल विंडो सिस्टम भ्रष्टाचार का एक नमूना, और वो जमीनें सरकार खुर्द-बुर्द करने की तैयारी में। 27 जगह हैं, 27 सरकारी जमीनें ऐसी हैं जो निजी हाथों को देने की तैयारी कर रही है राज्य सरकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बजट सत्र को लेकर कहीं से भी गंभीर नहीं है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए भी सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया, जबकि कांग्रेस ने 2500 करोड़ रुपए की मांग की थी। इधर बजट खर्च और सरकार के बजट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी सवाल उठाए हैं।
1,11,000 करोड़ रुपए के बजट पर हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने इसे राजनीति आर्ट के रूप में डेवलप कर दिया है। बजट को पूरी तरह से खूब फूला दिया है। सच्चाई तो यह है कि बजट खर्च तक नहीं हो पाता है। जितने का बजट बनता है उससे आधा भी खर्च नहीं होता। दामी सरकार बजट और बजट सत्र पर विपक्ष के कई सवाल हैं, जिस पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि विपक्ष के पास अब कहने को कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए बेवजह के आरोप लगा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस के कोई सवाल नहीं है। बजट जनसंवाद पर तैयार किया गया है। राज्य की जनता जानती है कि विपक्ष के लोगों ने सिर्फ विधानसभा के बाहर हंगामा किया। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पेश किया था, क्या उसमें से आपने कोई सवाल जनता के हित के किए? कोई सवाल नहीं किए। गौण सवाल थे, 0 सवाल जो कांग्रेस ने किए। वो सवालों को, उन सवालों की बौछार कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी, जो गौण हो चुके हैं, जो मुद्दे ही नहीं बचे हैं। उन मुद्दों के ऊपर जो है कांग्रेस अपने आप को वहां पर साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बजट के अंदर क्या प्रावधान है, बजट कहाँ लगेगा, बजट का क्या क्या जो है विकास कार्यों में लगना है, उसके ऊपर कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि बजट कांग्रेस ने पढ़ा ही नहीं। और जब कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने बजट पढ़ा ही नहीं तो सवाल करेंगे कैसे? तो उस बजट के अंदर जो बजट इस प्रदेश के हित में जन संवाद से मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया, उस बजट को जब कांग्रेस के नेतागणों ने पढ़ा नहीं तो जाहिर सी बात है हल्ला ही मचाएंगे। पहले दिन से तख्तियां लेकर के विधानसभा के बाहर बैठ गए थे। उत्तराखंड सरकार के बजट पर आरोपों की राजनीति हो रही है, लेकिन बजट को लेकर जनता क्या सोचती है, ये सबसे बड़ी बात है। अगले साल यानी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले एक दूसरे पर खिचड़ी उछालने की राजनीति चल रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि साल दर साल राज्य पर कर्जा बढ़ता जा रहा है और इस बार बजट का आकार 1,11,000 रुपए तक का रहा और विपक्ष के मुताबिक 1,08,000 करोड़ रुपए कर्ज है, जो चिंता का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। गैस किल्लत की अफवाहों और जिला प्रशासन के पर्याप्त स्टॉक के दावों के बीच पिछले 3 दिनों से थराली में इंडियन गैस गोदाम के बाहर दूर दराज इलाकों से लोग खाली सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मायूस लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो गाड़ियां बुक कराकर दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं, लेकिन गोदाम पर लंबा इंतजार करने के बाद भी उन्हें खाली सिलेंडर लेकर ही वापस जाना पड़ रहा है, क्योंकि गैस की पर्याप्त आपूर्ति न होने के चलते गोदाम पर ताला लगा हुआ है। स्थानीय लोगों की बढ़ती परेशानियों को देखते हुए उप जिलाधिकारी पंकज भट्ट ने इंडियन गैस गोदाम का भी औचक निरीक्षण किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।